देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। तारीख इमरान खान ने इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, अडियाला में कैद कप्तान की कॉल आ गई। खिलाड़ियों के लिए इम्तिहान मजीद सख्त बन गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमा और कानूनगरान को 24 नवंबर के दिन एहतजाज की कॉल दे दी है। यह एहतजाज रिवायती होगा या इस बार शिद्दत तशवीशनाक होगी, ये तो पीटीआई के लीडर्स के बयानात से अंदाजा हो जाना चाहिए। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर की कॉल देते हुए सबको सड़कों पर आने का कहा है। इस हवाले से बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने क्या कहा, ये सुनते हैं। तारीख इमरान खान ने इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। आपने अपने जो जुडिशरी है उसके लिए निकलना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। दूसरा, आपका जो स्टोलन मैंडेट है आपने उसके लिए निकलना है। तीसरा, आपके जो नाहक बेगुनाह कैदी हैं आपने उनके लिए निकलना है। और चौथी जो सबसे अहम चीज है, आपने अपने मुस्तकबिल के लिए सवाल ये है कि अगर ये फाइनल कॉल है तो पीटीआई क़यादत इसको खान की रिहाई में बदल पाएगी। अली अमीन गंडापुर ने खान की कॉल पर पहले ही लब्बैक कह दिया है। वजीर आला के पीके ने कहा कि तमाम प्लान्स तैयार हैं, इस बार मुतालबात पूरे होने तक वापस नहीं आएंगे। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। सर क्या कहेंगे, अलीमा बाजी ने ऐलान कर दिया है, तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही। तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाह हो रही है आज बेहतरीन, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे इस बार वापसी होगी कि करना होगा। नहीं भाईजान बताया है पहले से आपको, तो वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात से नहीं होते। अगर तहरीक इंसाफ 2024 के तर्ज का धरना देती है तो हुकूमत ने मुकम्मल क्रैक डाउन की तैयारी की हुई है। यही बात राना सनाउल्लाह ने एक शो में की। अब सवाल ये कि क्या मुल्क इसका मुतहम्मिल भी है। साथ साथ अली अमीन गंडापुर का सियासी किरदार पे भी कई सवालात खड़े हो गए हैं। हुकूमत ने इल्जाम किया कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च में वज़ीर आला के पीके को फैसिलिटेट किया गया। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, आइए वो सुन लीजिए। 5 अक्टूबर पे मेरी ये मुसद्दका इन्फॉर्मेशन है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जी ये मेरी मजबूरी है, मुझे आप हर कीमत पे जो है वो डी चौक जाने दें, मैं वहाँ पे जाके बैठूंगा नहीं, धरना नहीं दूंगा, मैं वहाँ से आ जाऊंगा केपीके हाउस और वहाँ से मैं वापस आ जाऊंगा। तो इसको फिर फैसिलिटेट किया गया। अब सवाल है कि क्या अली अमीन गंडापुर के राय को पीटीआई की हतमी राय समझा जाए। सवाल हुकूमत से भी यही कि आज इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। अगर हजारों लोग सड़कों पर आते हैं तो क्या हुकूमत उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेगी, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं। और राना सनाउल्लाह के लहजे से अंदाजा यही होता है कि खुदा न खास्ता हम एक बार फिर मॉडल टाउन के वाक़े जैसा एक और वाक़या चाहते हैं, और माजी में भी हम इस किस्म के वाक़े देखते रह चुके हैं। दूसरी जानिब एक तरफ ये मामला है, दूसरी जानिब ऐसा है कि जी इस वक्त जब हुक्मरान अगेन मुल्क से बाहर हैं तो हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हमें नजर आता है कि बाहर उनकी किस किस्म के जो है वो इस्तकबालिया हो रहा है। इस्तकबालिया से मुराद यही है कि उनको कोई टॉलरेट नहीं कर रहा। तो हम बहैसियत मुआशरा, बहैसियत लोग हम किस तरफ जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि कुर्सी के इक़्तिदार के लालच में इतना आगे ना बढ़ जाएं, इतने आगे ना उस नहज तक चले जाएं कि उसके बाद आपकी कोई पब्लिक में सही ना हो, पब्लिक में निकलते हुए आपको परेशानी हो, लोगों में निकलते हुए आम लोगों में। क्योंकि हुकूमत तो जमहूरियत का नाम है और जमहूरियत जमूर से है, यानी कि अवाम से है, लोगों से है। और जब लोग ही आपकी पॉलिसीज को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो आपको डिग्रेड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन योर पॉलिसीज, तो यू शुड रियलाइज एंड जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। और फिर आपको सोचना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी लोगों से दूरी और नफरतें बढ़ती जा रही हैं। आज एक वाक़या इसी तरह का हुआ कि लंदन में ख्वाजा आसिफ साहब को भी कई लोगों ने जो है
वो गालियों, चाकू और मुख्तलिफ हमलों की धमकियां दे डाली। तो अभी सोचना चाहिए कि शिद्दत पसंदी अगर इस हद तक बढ़ गई है, आवाम आपसे इस हद तक नफरत कर रही है, तो आपकी क्या वाकई पॉलिसीज ठीक हैं? आपको अपनी पॉलिसीज पे, अपनी तर्ज सियासत पे, अपनी तर्ज जमहूरियत पे एक दफा नजर जरूर डालनी चाहिए। इसी सब पर बात करेंगे जी। मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले पैनल कमरुस्सलाम है MNA मुस्लिम लीग नून से, मेरे साथ नजमी आलम है मुशीर बराए वजीर आला सिंध हैं, आप पीपल्स पार्टी से लालचंद मली साहब हैं, तहरीक इंसाफ से MNA है। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले मैं जी नजमी आलम साहब की तरफ जाऊंगी। नजमी आलम साहब, एक तरफ कप्तान साहब ने जी दे दी है कॉल एक फुल फ्लेज जो है वो एहतजाज की, और जमहूरियत है इस वक्त अकॉर्डिंग टू हुकूमत जिस वक्त बनी हुई है उसके, तो जो जमहूरियत है इस जमहूरियत में एहतजाज करना एक सियासी पार्टी का ऑफ कोर्स राइट है कि वो कर सकती है। अब से कुछ दिन पहले भी जब एहतजाज की कॉल थी या धरने की कॉल थी तो पीपल्स पार्टी कहती थी कि बिल्कुल करें और सियासी जमातों को होना चाहिए। अब इस कॉल में ये जो फाइनल कॉल है वो दे दी गई है, लेकिन राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि नहीं जी हम क्रैक डाउन करेंगे। तो अब जाहिर सी बात है ऑपोजिशन क्या नहीं कर सकती किसी भी किस्म का एहतजाज? आप भी यही समझते हैं या पीपल्स पार्टी समझती है कि एहतजाज करने की इजाजत देनी चाहिए? देखिए, एक तो मैं पहले आपकी बात से इस सवाल के जवाब देने से पहले आपने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब को बुरा भला कहा गया, इसकी कई वाकयात हो चुके हैं। ये इनकी पार्टी लीडरशिप की पॉलिसी है। जब इन्होंने मस्जिद नबवी में नहीं छोड़ा इस चीज को, तो कहीं और क्या। हम भी अपने कारकुनों को अभी कह दें कि जहां इनका कोई MNA कोई लीडर नजर आए उसको गालियां देना शुरू कर दो। ये कोई सियासत नहीं है, ये ना ये क्राइटेरिया है कि आप बहुत मकबूल है इसलिए लोग आपके लिए लोगों को गालियां दे रहे हैं। इसको अवॉइड करें। कल वरना शीशे के घर में बैठ के पत्थर ना फेंके PTI, वरना कल इनके साथ भी होगा। दूसरी बात ये कि मुजाहरा करना, एहतजाज करना इनका हक है, करें, लेकिन उसके भी कुछ नाउंस हैं। ये नहीं कहा किया जा सकता कि आप आए सरकारी इमारतों को आग लगा दें, जैसे आपने पिछले धरने में किया था इस्लामाबाद में जब मियां साहब की गवर्नमेंट थी। PTV पे हमला, नेशनल असेंबली पे हमला, इसकी तो इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर कोई इस टाइप की चीज करेगा जिससे वो आपके मुल्क की मेन हाईवेज को बंद करने की कोशिश करे, ये तो दहशतगर्दी हो गई ना कि आप अपने मुल्क के पूरे सिस्टम को रोक रहे हो हाईवेज को बंद करके। आप अगर ये करेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा, इसमें किसी को ख्याल नहीं होना चाहिए कि नहीं होगा। ठीक हो गया है। कमरुस्सलाम साहब आपकी तरफ आऊंगी। कमरुस्सलाम साहब, तर्ज सियासत क्या हमारे लोगों की ठीक है, हमारी हुकूमतों की सियासी जमातों की ठीक है? क्योंकि जो इस वक्त बाहर जा रहे हैं लोग, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, फिर वही क्रिटिसिज्म अगेन शुरू हो गई है कि हुकूमत यहाँ पर है, मैंडेट आपको यहाँ मिला हुआ है, लेकिन आपकी लीडरशिप फिर बाहर ही है, आधे से वक्त फिर बाहर ही रहती है। माजी में भी यही होता था कि जी ईद त्यौहार तक करने के लिए बाहर चले जाते थे, घर एवनफील्ड जो है वो लंदन में है। तो जाहिर सी बात है आवाम क्या सोचेगी? वो कौम जो इस वक्त बदतरीन कर्जे में डूबी हुई है, वो कौम जिसको IMF से निगोशिएट करने में इतने मसाइल जन्म ले रहे हैं, वो कौम जिसका एक अफरादे ज़र की अगर बात कर लें, पर कैपिटा इनकम देख लें, एक आदमी के ऊपर वो कुछ मतलब 100 में जो है उसकी इनकम हो रही होगी, और आधी आबादी तकरीबन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो ऐसे में लोगों का गुस्सा करना तो बजा नहीं लगता। फिर सिर्फ ये कह के बात खत्म कर देना कि जी वो तो किसी और पार्टी के कारकुन है, किसी और पार्टी के कारकुन नहीं है। आज भी जो ख्वाजा आसिफ साहब के साथ हुआ है ये एक नामालूम शख्स ने किया है जिसका ताल्लुक कोई PTI से नहीं बताया जा रहा। और इसके अलावा भी जो वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, ओवरसीज़ जो इसका गमो गुस्से में हैं, तो क्या ये ओवरसीज़ के पासपोर्ट ब्लॉक कर देना, NIC ब्लॉक कर देने से ये मसले का हल है? आप अपनी नेशन में नफरतें मजीद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत का किरदार तो एक घर के बाप के जैसा होता है। तो क्या आप नफरतें बढ़ा रहे हैं या नफरतों को जो है आप कम करने की तरफ कहीं जा रहे हैं? कमरुस्सलाम साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। कमरुस्सलाम साहब हमें आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट से हटाएं अपना जो है सिस्टम प्लीज। ना गुजर रही हो किसी को जी, आवाज थोड़ी सी कमरुस्सलाम साहब की बढ़ा दें, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी।
میں تو اسی پہ ابھی ایک پروگرام اسی سیٹ اپ پہ کر کے اٹھا ہوں اور آپ کی آواز بڑی کلیئر آ رہی ہے. اب آ گئی تو بات میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے جو اتنا لمبا ابتدائیہ دیا جس پہ مجھے تو اینڈ پہ جوائن کیا اس میں، لیکن اس میں جو آخری الفاظ کے ہے کہ جی یہ جو نفرت کا شکار بنانا اور یہ کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اس طریقے سے کرنا یہ تو کسی سیاسی جماعت کے کارکن بھی کر سکتے ہیں. ہولیگنزم کے لیے کون سا چاہیے ہوتا ہے؟ یہ جس بندے نے ابھی کی آپ نے کہا جی اس کا بتایا نہیں جا رہا، یہ کوئی ڈومیسائل دیکھا ہے آپ نے اس کا یا پارٹی کی کوئی وہ دیکھی ہے؟ ذرا اس کا پروفائل چیک کریں، اس کا سوشل میڈیا کا پروفائل چیک کریں تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دفعہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ اس کی وجہ سے ہے. ڈیفینیٹلی جب کوئی آدمی ملک کی بدنامی کا باعث بنے گا، یہ طریقہ یہ وتیرہ اختیار کرے گا تو پھر ساری چیزیں ہوں گی. اور یہ جو جتنی ابھی گفتگو کی میرے بھائی دوست نے، میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ جی پرامن احتجاج کا حق ہوتا ہے، تو کیا پرامن احتجاج کا مطلب فائنل کال ہوتی ہے؟ فائنل کال کا لفظ اگر آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا لفظ ہے تو وہ لفظ یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ لفظ فائنل کال کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم کفن باندھ کے آئیں گے. یہ الفاظ سنے کبھی آپ نے؟ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور یہ حتمی اور فائنل کال ہے، یعنی واپس نہیں آئیں گے، گھر والوں کو بتا دیا ہے. تو یہ بنیادی طور پر یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ پرامن احتجاج نہیں ہوتا، یہ اشتعال انگیزی ہوتی ہے، اور اس اشتعال انگیزی پہ پھر قانون ڈیفینیٹلی حرکت میں آتا ہے. تو مجھے تو یہ ہے کہ جب اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں تو میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایٹ لیسٹ ملکی اساس کے خلاف، ملکی اداروں پر حملہ کرنے والوں کو اس طریقے سے ان کو نہیں پورٹرے کرنا چاہیے جس طرح آپ نے ابتدائیے میں کیا. میں تو یہ صرف ہمبل گزارش یہ کر سکتا ہوں کہ اس میں جو غلط بات ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. اگر ایک طرف ریاست کی طرف سے کسی جگہ طاقت کا استعمال ہوتا ہے قانون پہ عمل درآمد کی، آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ انہوں نے نفرت بوئی، انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے وہ کیا، تو آپ اس رویے کو بھی دیکھیں. کیا جناب اس کو آگ لگانا درست تھا؟ کیا شہداء کی یادگاروں کو بے توقیری کرنا؟ آپ اس کو دفاع تو کم از کم اس پلیٹ فارم سے میڈیا سے نہیں ہونا چاہیے. میری تو اتنی سبمیشن ہے. اور یہ جو ابھی آخری کال ہے، یہ جو وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب وہ 12 اضلاع والے، انہوں نے جو آخری کال کہ ہم واپس نہیں آئیں گے، ہم نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا ہے، ہم نے آگاہ کر دیا ہے، تو یہ ایٹیچیوڈ کے ساتھ اگر وہ آئیں گے اور اس اشتعال انگیزی کے ساتھ آئیں گے تو پھر کیا ان کو کسی جگہ پہ پرامن جلسے کی انتظامیہ اجازت دے گی؟ یہ سوال آپ ذرا رکھیں. آپ ظاہر ہے سارے مقتدر حلقوں سے بھی آگاہ ہیں، بیٹھتے اٹھتے ہیں سب لوگوں کو، تو پھر آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ آیا ہاں اگر وہ پرامن احتجاج کسی جگہ اس کی اجازت لیتے ہیں اور اس کی اجازت انہیں ملتی ہے، عدالتوں کے بھی حکم ہے، تو پھر ریاست جو ہے وہ حکومت مداخلت نہیں کرے گی. لیکن یہ بیانیہ ابتدا سے یہ رکھ دینا، یہ میرا خیال ہے بہت بڑی. لال چند ولی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. لال چند ملی صاحب، کیا آپ لوگ شروع سے یہ کہہ کر آ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے توڑ پھوڑ کریں گے، یا پھر یہ ایک جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ پرامن احتجاج ہوگا؟ لانگ سٹنگز تو پہلے بھی آپ ماضی میں کر چکے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں یہ ریکارڈ پر ہے کہ لمبے لمبے دھرنے ہوتے ہیں، اور اس بات کا مقصد بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی جب تک رہائی نہیں ہوگی یا جب تک مطالبات نہیں مانیں گے یعنی کہ بیٹھے رہیں گے. لیکن اس کو جو نون لیگ جس طرح سے ابھی قمر سلام صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں بنا کے کہ جی نہیں وہ تو اشتعال انگیزی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ بڑی اشتعال انگیزی کی باتیں کر رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ رضا، سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی واحد مقبول ترین جماعت ہے، اور اس نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے اور امن و امان سے احتجاج کرنے میں یقین رکھتی ہے. موجودہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف سمیت پورے پاکستان کی عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا ہے. پاکستان کے آئین میں ٹرائیکومی آف پاور ہے، یعنی عدلیہ، ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ. آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کو حکومت نے اپنے ماتحت کر لیا ہے. اب ایک
वक्त में 2 अदालतें मौजूद हैं, एक जस्टिस यया की, एक जस्टिस अमीनुद्दीन की। और जस्टिस अमीनुद्दीन जो चीफ जस्टिस नहीं है उससे ज्यादा पावरफुल है, और उसमें जो भी जजेस हैं उसको हुकूमत किसी भी वक्त हटा भी सकती, लगा भी सकती है, यानी उसको मुकम्मल तौर पर मातहत कर दिया गया है। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, 3 माह में फैसले होने थे, कोई फैसला आज तक नहीं हुआ। ये फॉर्म 47 पर जीत के आए, उन्होंने जबरदस्ती पाकिस्तान का मैंडेट चोरी करके पाकिस्तान के अवाम की तौहीन करते हुए वो इस मुल्क पर काबिज है। पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है, इंसानी हुकूक के नाम की कोई चीज नहीं है, और इमरान खान, मखदूम शाह महमूद कुरैशी समेत आप देखें कितने ये बार बार 9 मई का रोना रोते हैं। ये 9 मई के कंधे पे, एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़कर चलते रहना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा आज भी अदालतों ने और जो जजेस इनको पसंद है उन जजेस ने भी सुप्रीम कोर्ट में बैठ के 9 मई के वाकयात में जमानतें दी और कहा ये तो ज्यादती है इनसे। तो ये बुनियादी पाकिस्तान के अवाम को जोर, जबरदस्ती और जबर की बुनियाद पर खामोश रखना चाहते हैं, जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। रही बात राना सनाउल्लाह साहब की, तो ये धमकियां तो हम 3 साल से सुन रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने ट्रकों के ट्रक आंसू गैस के, रबर बुलेट्स के पाकिस्तान की अवाम पर 3 सालों से आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इस आमदियत को कबूल नहीं कर रहे हैं। जब जब इमरान खान ने कॉल दी है, पाकिस्तान की अवाम भरपूर तरीके से बाहर निकली है और उन्होंने एहतजाज किया है। तो वो अभी बता रहे थे, जो आपने वीडियो क्लिप चलाई, कि गंडापुर ने कहा कि हमें जो है आप बीच को पहुंचने दे, मेरी मजबूरी है, और आपने अगर अलाउ किया था तो फिर इतनी ज्यादा तशद्दुद गिरफ्तारियां हजारों के तादाद में करने की क्या जरूरत थी। आप झूठ बोलते हो, आप कौम से झूठ बोलते हो, आप जोर करते हो और जबरदस्ती करते हो। जहाँ पे नजफी आलम साहब ने कहा कि ये पुरअमन एहतजाज की इजाजत, जलसे जुलूसों की इजाजत देंगे, तो ये भी सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि 6 माह से सिंध हाई कोर्ट में जलसे के लिए हम गए हुए हैं, हमें इजाजत नहीं दी गई है, और वो 6 माह से मुसलसल सिंध की इंतजामिया जो है, आसमत कराची इंतजामिया, वो उसको करने से इनकार कर रही है और जलसे नहीं दे रही है। और यही है आइन के खालिक पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसने असेंबली का, जलसे का, जुलूस का, मेल का, मुलाकातों का, इज़हार राय की आजादी का हक दिया था, तो के दौर में ये छीना जा रहा है। रिता, बाकी रही बात ख्वाजा आसिफ साहब की, पे किसी ने कोई धमकी दी या मिसबिहेव किया तो इसकी कोई भी हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे सिर्फ उनको, उनकी अगर काजी साहब की गाड़ी पर कोई बैंग करता है या ख्वाजा साहब को कुछ कहता है, तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी और नवाज लीग रोना पीटना और हाय घोड़ा शुरू कर देते हैं। जब पीटीआई के एमएनएस की माओ को, बेटों को उठाया गया, बेटियों को उठाया गया, बीवियों को अगवा किया गया, चादर और चौदीवारी का तकद्दुस पायमाल किया गया, तो ये पूरी आवाज उठा देते हैं। इनको सिर्फ अपने, जो आपको याद होगा कि आसिफा बीबी को ड्रोन लगा था, तो उस पर सबने उस पर अफसोस का इजहार किया था। तो क्या ये हमारे नौजवानों को, पाकिस्तान की आवाम के साथ जो ये कर रहे हैं, उस पर इनको अफसोस नहीं है? क्या ये मिलिट्री कोर्टों में कई लोग कई दिनों से बगैर केस चलाए उनकी कस्टडी में है और उनका इंतजार कर रहे हैं? क्या ये उनको नजर नहीं आता? क्या ये हजारों लोग पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं? उनका गुनाह क्या है? वो हकीकी आजादी चाहते हैं, इमरान खान से वफा करते हैं, जुर्म में उनको ये सजाएं दी गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हालत में इंशाल्लाह अपने हुकूक की हकीकी आजादी के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए, स्टोलन मैंडेट के लिए, 26वीं आईनी तरमीम जो उसने इस आइन का हुलियाई बदल दिया, उसके खात्मे के लिए और अपने बानी चेयरमैन के आजादी के लिए इंशाल्लाह 24 नवंबर को लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इस हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि वो अपने घर जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस करे। ठीक हो गया है, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। नजमी आलम साहब,
नजर साहब, एक तरफ तो ये सियासी मामलात तो हैं ही जो हमारे सामने हैं, मगर पॉइंट ये भी है कि क्या जो गवर्नेंस के मामलात है हुकूमतें उनको टेकअप कर रही हैं उस तरीके से। इस वक्त स्मोक हमारे पास सबसे बड़ा गवर्नेंस का इशू है और उससे इंतहाई ख़तरनाक अंदाज में जो है वो हेल्थ इफ़ेक्ट कर रही है। दूसरी जानिब कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान लेट्स गो टू कराची, और एक कंसर्न था उसके अंदर और साथ ही एक पॉलिटिकल टॉन्ट भी नज़र आ रहा था। और जहाँ तक ये बात है वहीं पे हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बड़ी कंसर्नफुल है। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, जो चाइनीज़ इस वक्त अपना कंसर्न शो कर रहे हैं, तो गवर्नेंस के मामला तो ख़राब हैं। फिर इकोनॉमी पर आप कहते हैं कि सब ठीक है, सिर्फ खबर चलाने से या चलवाने से, जिस तरह आप ये कहते हैं कि जी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, ऑपोजिशन का साथ दे रहा है, इसी तरह और भी बहुत सारी प्रोपेगेंडाज और चीज़ें चल रही हैं। फिर अगर खुल के बात कर ली जाए तो बड़ा मसला बन जाएगा ना। फिर कि इकोनॉमी पे भी हम देखते हैं कि सिर्फ ये कह देने से टीवी पर आके वजीरों का कि जी सब ठीक है, सब बहुत अच्छा है, अच्छे की रिपोर्टें नहीं होगा। इस वक्त अगर आप लोग खुद घर में जाके लें कोई सब्जी और तरकारी और फल और ग्रॉसरी करें जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हालात हैं। रोज़ाना ऐसे कीमतें बढ़ी हैं चीज़ों की, मेन यूटिलिटी की चीज़ों की, कमोडिटीज़ की, जिस तरह से लगता ये है कि जी सोना लेने जा रहे हैं आप। खैर सोने के भी रेट अब तो पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये सब कुछ आप ही की हुकूमतों में हो रहा है ज़ूरे वाला। तो ये गवर्नेंस के इशूज़ को कौन ठीक करेगा और इस पर कौन बात करेगा? देखिए मतलब एक बिल्डिंग एक दिन में गिराई जा सकती है, बनाई नहीं जा सकती। ये बात एक ज़हन में आपको रखना होगा। अभी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट 2.5% कम हुआ है, ये बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। आपका सर्कुलर डेथ कम हुआ है, आइडियल नहीं हुआ है, तो सब अपनी जगह है। लेकिन अभी आपने बात की कि जमहूरीत जब एक सूबे का वजीर आला हाथ में क्लेशन कॉफ लेके लहराएगा, जब मुजाहरे में गैर मुल्की गिरफ्तार होंगे जो उस जुलूस में शामिल थे, जो हंगामा कर रहे थे, तो हुकूमत क्या करेगी? सूबे ही के तो गैर मुल्की जो पाकिस्तानी शहरी नहीं है वो उस मुजाहरे में शामिल थे, तो क्या आपके मुल्क के जो हालात हैं कि रोज कहीं बम धमाका, कहीं कुछ हो रहा है, हर तरफ से आप पे मुल्क पे हमले हो रहे हैं, तो क्या हुकूमत उस बात को नजरअंदाज कर दे? नहीं कर सकती। इसका काम के लिए रोके, मुजाहरा ये करें, बिल्कुल करें, लेकिन पुरअमन करें। हाथों में क्लेशन कॉफ लेके करेंगे तो नहीं इजाजत दी जाएगी। फिर तो इनमें और उन दहशत गर्दों में क्या फर्क है जिनसे रोज जो हमारे फौजी जवान इनके हाथों से शहीद हो रहे हैं? कैसे इजाजत दे दें बंदूक हाथ में लेके? मुजाहरा करने की नहीं दी जाएगी। और महंगाई का है इशू, वो पूरे पाकिस्तान का है। लेकिन अब अगर थोड़ी सी आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर हो सकता है कुछ चल रहा है कि ये 15% से 12.5 पे आ जाए इंटरेस्ट रेट। आप देखिएगा मुल्क में कितना पैसा सर्कुलेशन में आएगा। पैसा सर्कुलेशन में आएगा तो खुद ब खुद आपकी मामला सही होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। कमर सलाम साहब आपकी तरफ वापस आएंगे। कमर सलाम साहब, इस वक्त खबर ये भी बता रही है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। दूसरी जानिब जो हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, एक आम आदमी तक उन गवर्नेंस के इशूज़ के ना होने की वजह से जो है सारे मतलब इश्यूज जो बने हुए हैं जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनकी वजह से एक आम आदमी को तो नहीं कोई सहूलत मिल रही। फिर उस आम आदमी को सिर्फ एक ही पार्टी के कारकुन से जोड़ देना भी ठीक बात नहीं है हर वक्त। ठीक है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लोग अगर अपने बेसिक बुनियादी राइट्स के लिए आपसे बात कर रहे हैं तो आपको उनको सुनना पड़ेगा, उनको हल करना पड़ेगा। उसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि जी आप जो है वो शरपसंद है, फला है, दहशतगर्द है। ये कह के आप पूरे 25 करोड़ आबादी को एक धब्बा या दाग नहीं बना सकते। और लोग यही सवाल करते हैं कि भाई अगर आप हुकूमत में हैं तो चीज़ें ठीक करें। अब गवर्नेंस के मामले में सबसे बड़ा स्मोक का मसला है। इस वक्त पंजाब में जिस हद तक मुअत्तल हुई ये चीज़ें, सबसे बड़ा सूबा है। और फिर बिलावल साहब का कल का ट्वीट भी है, वो भी कह रहे हैं कि जी देखिए क्या हालात हो रहे हैं पंजाब में। एक बारिश होने की इत्तला थी मसनूई, वो भी नहीं हुई। मरीम नवाज साहबा खुद बाहर बैठी हैं, नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, तक सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब भी बाहर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? लोग क्या जो है वो तासुर लेंगे? प्रायोरिटी लोग नहीं है, पाकिस्तान नहीं है क्या कि बाहर चले गए? और अगर चले भी गए तो पीछे से तो काम हो सकता है। एक इतनी बड़ी फौज है वुज़रा की, काबीना की, ब्यूरोक्रेसी की। तो ये मसनूई बारिश का मामला क्यों नहीं हुआ? फिर लोग मिसालें देते हैं केयर टेकर हुकूमत में कि जी मसनूई बारिश करवा दी गई थी। तो इस वक्त इतनी बड़ी अच्छी और बड़ी मौसर हुकूमत होते हुए, बड़ी मजबूत वज़ीर आला हैं, तो होते हुए क्यों नहीं ये काम हो रहा? फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो उस पर आपको पता है कि
کیا حالات ہیں ہمارے پاس. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ کب ہم ان چیزوں کو سارٹ کریں گے؟ چلیں اکانومی کا معاملہ تو ود دا ٹائم پیسج آف ٹائم ہوتا رہے گا، لیکن یہ جو گورننس کے ایشوز ہیں کیا ان میں بھی ٹائم لگے گا بہت زیادہ حل کرنے میں؟ آواز بڑھا دیں کمر السلام صاحب کی. جی وہ انہیں کہیں کہ اس طرح آواز کم کرنے سے آپ کا شخصی احترام اپنی جگہ، آپ کا ذاتی احترام میری نظر میں جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن آپ پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں. اور آپ اگر یہ جو پچھلے جس بندے کو جس کو بھی سے جواب لیتے ہوئے جو ایک لمبا سا کہاں سے شروع ہوئے، ترکاری سبزی فلاں 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 اور بارش آ کے کان ٹوٹی 25 کروڑ عوام کو ملا دیا. تو یہ جو اتنے فتووں کی ایک لمبی سیریز آپ نے دی، میں معذرت چاہتا ہوں یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے، لیکن آپ جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو اس کو یہ دونوں دفعہ میرے جو سوالات کیے اس سے پہلے کہ وہ جو 3-4 منٹ لیے ہیں آپ نے، اس کو ذرا غور کیجیے گا کہ کیا یہ ایک انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ مناسب گردانا جائے گا کسی بھی صحافتی پلیٹ فارم سے بھی. لیکن میں یہ بتا دوں کہ گورننس کے اور مہنگائی کے کیا انڈیکیٹرز ہیں. آپ نے خود کہا کہ پیٹرولیم کی پرائس کب ڈٹرمن ہوتی ہے؟ فورٹ نائٹ کے اینڈ پہ، ابھی 2 دن اس میں رہتے ہیں. جب ڈٹرمن ہوگی تو پھر تو آپ لنک کریں گے اور آپ دیکھیں کہ ایوریج جو پیٹرول کی پرائس ہے پچھلے 3 مہینوں میں اس میں کمی آئی ہے. بلکہ مجھے سندھ کا نہیں پتا لیکن پنجاب میں کرائے جو ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے ان میں کمی کی گئی ہے اور کمی امپلیمنٹڈ ہے. آپ کے خود تمام چینلز میں میڈیاز میں یہ رپورٹ بھی ہوا ہے، لوگوں کے تاثرات بھی. تو اس کو اس طرح طور سے لیں گے. اور جتنے انڈیکیٹرز آپ نے گنوائے کہ گورننس کے انڈیکیٹرز کیا اسٹاک ایکسچینج نہیں ہے؟ کیا ڈالر کے ریٹ کی، فورن ایکسچینج کے ریٹ کی اسٹیبلٹی نہیں ہے؟ اس وقت انڈا 30 سے 35 روپے کا ہے. عام آدمی کا وہ مسئلہ ہے. اس وقت روٹی جو ہے وہ 15 روپے کی ہو گئی. عام آدمی کا وہ مسئلہ ہے. ان چیزوں کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہے. عام آدمی کی وکالت چھوڑ کے میری بات تو پوری سن لینا. جب اتنا لمبا سوال عام آدمی کے حوالے سے ہی بات کروں گی نا سر. نہیں تو میری بات سنیں گی تو آپ بات کریں گے نا. اس طرح تو بات نہیں چلے گی نا کہ آپ ہم آ کے ادھر بیٹھ یہ فتوے سننے کے لیے تو نہیں بیٹھے نا. آپ نے اگر بلایا ہے تو آپ بات کرنے دیں گے. جب میں بات شروع کرتا ہوں آپ اس کو ٹوک دیتے ہیں. اور آپ نے کتنا لمبا یہ کیا. اگر اسی اپنے اس کو سنیں دوبارہ تو یہ خود ہی احساس ہو جائے گا، آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا اور انڈیپینڈنٹ سننے والے کو بھی اندازہ ہو جائے گا. جب اتنے لمبے سوالات کریں گے تو جواب دینے والے کے پاس کیا ٹائم آئے گا. تو میں نے بتایا کہ یہ جو غیر ملکیوں کا آپ غم و غصے کی بات کر رہے تھے تو اس میں ذرا یہ بھی شامل کر لیں کہ اکتوبر میں جو جس کے باوجود اپیلوں کے کہ جی اس ملک میں پیسہ نہ بھیجیں، باوجود ان اپیلوں کے کہ ٹیکس نہ دیں، باوجود ان پلیٹ فارم سے کہ بلوں کو آگ لگائیں، تو یہ ساری چیزوں کے باوجود $3.8 بلین صرف ان دا منتھ آف اکتوبر بیرون ملک پاکستانیوں نے فورن ایکسچینج ریمیٹنس بھیجی ہے. تو یہ جتنے انڈیکیٹرز ہیں اسٹاک ایکسچینج سے لے کر بیلنس آف پیمنٹس تک اور آئی ایم ایف کی اس ایگریمنٹ سے اور جو انڈیپینڈنٹ جو مالیاتی ادارے ہیں دنیا کے جن کی ریٹنگز ہیں، ان ساری چیزوں سے لے کر تو ہر جگہ یہی گورننس کے انڈیکیٹرز ہیں. اور کیا کون سا انڈیکیٹر ہوگا؟ کیا کوئی پنکھی لے کے تو کوئی منسٹر جو ہیں وہ جا کے آسمان میں بادلوں میں جلیں گے تو پھر ہوگی بارش ہوگی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیشنل کلیمٹیز یا جو نیچرل کلیمٹیز ہیں اس میں اسموگ بھی آتی ہے، اس میں پوری ریجن اس سے افیکٹڈ ہے. یہ کوئی کسی ایک فرد یا ایک حکومت کی وجہ سے تو نہیں آئی ہے. اسموگ پچھلے دور میں بھی تھی، جو آپ کی ممدوح حکومت ہے اس کے دور میں بھی یہ اسموگ اسی طرح موجود تھی. اور لاہور میں اور موٹر وے پہ سارے علاقوں میں آپ دیکھ لیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ان کے کنٹرول کرنے کے لیے ایک یہ پالیسی جو ہے انوائرمنٹ کی پنجاب میں دی جا چکی ہے. اور بالکل پنجاب کے لوگوں نے بھی اس وقت لوگوں کو دعوت دی تھی سندھ سے، بلوچستان سے، کہ جب وہاں پر آفت آئی تھی کہ آپ پنجاب اور لوگوں نے رخ کیا بھی تھا سیلاب سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو. تو یہ بلاول صاحب کی جو
ट्वीट है, ये गुड फेथ में उन्होंने एक अच्छे जेस्चर के तौर पे अगर लाहौर के शहरियों को कहा है या पेशावर वालों को कि कराची आ जाए, तो इसको खामखा ये नहीं बनाना चाहिए। वो नेशनल लीडर है, वो खाली सिंध के लीडर तो है नहीं कि उन्होंने पंजाब पे पहुंच किया है। उन्होंने तो गुड फेथ में कहा होगा, उसको आगे सर आप लोग ऐसे ही साफियों का भी समझ लिया करें कि वो भी आपकी इस्लाह गुड फेथ में कर रहे होते हैं, जैसे आप बिलावल साहब का समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इतनी लंबी जो आप सिर्फ इतना कहा सर पूरा प्रोग्राम होता है 1 घंटे का, उसमें बात तो होती ही है, बुरा ना माना करें, इसको भी गुड फेथ में लिया करें अपने लिए। सर क्या उस इश्तियाल को फैलाने के ये जो जुमले थे जो आपने इब्तदाइया में कहे या दीगर कहे कि जी सियासतदान जो हैं वो ये पॉलिसियां बनाते हुए क्यों नहीं कहते, क्या वो जो एक बंदे ने शख्स ने बदतमीजी की वो पाकिस्तानी नेशन को रिप्रेजेंट करता है आपकी राय में? नहीं, अगर रिप्रेजेंट बात सिर्फ एक बंदे की नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से भी जब भी लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर जाकर कर रहे हैं अपनी सारी चीजें, तो फिर वो एक बैकलैश लेते हैं ओवरऑल पूरी कौम का। ये सिर्फ एक बंदे का मसला नहीं है, और हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि क्या वो इस किस्म की पॉलिसीज दे पा रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट गेन कर रहे हैं कि जो क्रिटिसिज्म और बैकलैश उनके ऊपर आ रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई गलत बात है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत ज्यादा चुभ रही है या आपको गलत लग रही है। ये एक नॉर्मल बात हो रही है। ख्याल है ना, मैंने तो कहा कि आप इसको एक दफा दोबारा सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या आप भी उसी इश्तियाल फैलाने का बायस नहीं बन रहे स्टेट के खिलाफ और नेशनल अदारों के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ। क्या एक शख्स जिसने ये कहा उसको आपने हीरो बना के पेश किया और साथ ये भी कहा कि उसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। तो मैं ये था कि आपने क्या क्या वेरीफाई किया और किस बुनियाद पे ये फतवा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पागल अगर सड़क पे ईंट उठा के पार्टी का जो शख्स ख्वाजा आसिफ साहब के साथ था उनसे पूछ लीजिए, ये उन्हीं का स्टेटमेंट आया हुआ है सारा। मेरे ख्याल से आप लोग खुद नहीं देखते ना, फिर इल्जाम आप मीडिया पे लगाने लग जाते हैं। मसला यही है सर, थोड़ा सा देख लिया करें चीजों को। आपसे शिकवा किया, आपसे गिला नहीं, आप पहले देख लेना, उनको देख ले पहले, वो चीजें देख ले, फिर उसके बाद आप बिल्कुल करें। आपने शायद देखी नहीं ना पूरी खबर। रोज जो है वो 2-3 चैनल्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे सवालात की एक बड़ी एक्सप्लेनेशन से मीडिया के दोस्त बहने भाई हमारे पूछते हैं हमसे, और हम भी जवाब देते हैं, लेकिन वो इंसाफ के साथ अगर मसनूई बारिश जिससे ये स्मोक का मसला हो, सिर्फ ये कैलमिटी चेंज के हवाले से तो हम उस पर नहीं डाल सकते ना बात कि ये क्लाइमेट चेंज है, वो हमें इसके कोई सदोबाब भी तो करना है ना। और लोगों का गला दुख रहा है, आंखें खराब हो रही हैं, फेफड़ों के मसले हो रहे हैं, तो ये कब तक हम देखेंगे। और फिर माजी में अगर आपको आपने फिर अगेन वही वाली बात है, अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं और थोड़ा सा आपने पढ़ा हो या इस मामले में थोड़ी सी रिसर्च की हो, तो आपको यकीनन पता होगा कि लंदन स्मोक का मामला था 1952 का, और उसमें आपने देखा होगा कि इसी तरह से जो है वो बुरा हाल था, और फिर किस तरह से उन्होंने वहाँ पे इसको कंट्रोल किया, उन्होंने क्या पॉलिसीज अपनाई। लेकिन वही पॉलिसीज अपनाने के लिए आपको अपने मफादात को जो है वो साइड में करना पड़ेगा, और अपने मफादात का जो है वो जो आप लोग करते हैं कि जी उसको कंट्रोल करने के लिए कि नहीं जी हमारे मफादात पहले हैं सारे, तो वो उन सबको साइड में छोड़ना पड़ेगा, और फिर जाके जो है ये कोई सीरियस किस्म का जो है एक्शन लिया पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि इंडस्ट्रीज और जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, और इवन पाकिस्तान तो पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी का सिग्नेटरी भी है, और उसके अकॉर्डिंग तो हमने उसके ऊपर भी जो है वो काम करना है। और अभी माशाल्लाह से शहबाज शरीफ साहब गए हुए बाहर और बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो उन्होंने खिताब किया उसमें बिल्कुल अच्छी उन्होंने तो लोगों को बावर करवाया, पूरी दुनिया को इस तरफ तवज्जो भी दिलाई है। लेकिन बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में होते हुए आप लोग की भी कुछ जिम्मेदारी है, और खासतौर पे मसनूई बारिश का मामला तो बहुत आसानी से हो जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर जवाब दे दें बस। जरा आप किसी एक्सपर्ट को बुला लें मसनूई बारिश के बारे में, मैं तो इंजीनियर हूँ, और आप उनसे पूछें कि ये बड़ी आसानी से कैसे होता है और कितने एरिया में होता है और कितना वो आलूदगी पे काबू पाने में मदद देता है। ये जरा किसी को बुला लें, एक दिन इस पे प्रोग्राम कर लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना आसान है, कितना सहल है, कितना इकनॉमिकल है। लेकिन मैं शदीद एतराज़ करता हूँ, आपने जो अल्फाज अभी इस्तेमाल किए कि आपको स्मॉग को सोचना चाहिए अपने मफादात, तो मेरा या मेरे दोस्तों का क्या मफाद हो सकता है अवाम को, आपके ओवरऑल हुकूमत की बात की मैंने जी कह रहे हैं, तो ये लफ्जों का नहीं, हमें पता है ना कि हुकूमत में तो आपको पता है कि सरमायादार और ये सारे जागीरदार, ये सारे लोग बैठे हुए, उनके मफादात किल हो जाएंगे जब पॉलिसी लानी पड़ेगी। तो
कैसे किल हो सकता है किसी सियासतदान का, इससे क्या मफाद? अगर रक्षा धुआं छोड़ रहा है और उस पर कंट्रोल किया जा रहा है, अगर किसी का इंडस्ट्रियलिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, इन सब के मफादात नहीं उसमें इन्वॉल्व है? आपको खुद भी पता है, आप तो एक पढ़े लिखे आदमी, आप समझते हैं इन चीजों को। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो काश्तकार के फसल जलाते हैं, जो पंजाब में निस्बतन कम है और ईस्टर्न पंजाब में ज्यादा है, उसमें कहीं पे वो बड़े लैंड लॉर्ड्स नहीं है, वो जो आगाही की फुकदान की वजह से बड़ी तेजी से उसमें आगाही हमारी पंजाब हुकूमत ने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पूरी पॉलिसी तारीख में पहली दफा इस क्लाइमेट चेंज पे, एनवायरनमेंट पे बनी है। आप भी अगर जैसे मुझे लंदन का 1952 में ये नहीं हुआ था कि वहां पर आके उन्होंने मतून करना शुरू किया था, वो एज ए नेशन उन्होंने यही टाइम वैल्यूबल जो है वो लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, लोगों में ये बातों का इदराक पैदा करने के लिए, बजाय इसके कि किसी को मतून करने के लिए उन्होंने ये वैल्यूबल टाइम था मीडिया का यूज किया था। और अगर कोई रिसर्च करके उस पॉलिसी को पढ़ ले जो पंजाब की अभी पॉलिसी रिसेंटली इस बारे में आई है, उसमें बहुत सी चीज़ों का जानन हो जाएगा। लेकिन ये मफाद वाला लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत छोटे लेवल पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं या छोटी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर कहीं टायर जलाने और इस किस्म के मामला हैं, और इस पर आप अगर वो नंबर कार्रवाइयाँ हैं वो अगर आप देखें कि रोज़ कितनी हो रही हैं, उसके फिगर्स देख लें हमारे पंजाब गवर्नमेंट के डैशबोर्ड पे भी, इस वक्त क्योंकि पंजाब प्राइमरीली इसका मरकज है और वो भी सदर्न और सेंट्रल पंजाब, तो बहुत सी चीज़ों के बारे में। अच्छा, मैं लाल चंद साहब आपकी तरफ आऊंगी। आप ऑपोजिशन में, आप लोग सियासी सरगर्मियों की और सियासी बातों की तो बिल्कुल बात कर रहे हैं, धरना एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन जो गवर्नेंस के इश्यूज हुकूमत में आपको नजर आ रहे हैं, क्या उनके हवाले से आपके पास कोई पॉलिसी है? अब इतना बड़ा मसला स्मोक का इस वक्त हुकूमत को दरपेश है, क्या कोई ऑपोजिशन ने इसके हवाले से कोई तरतीब दी है, कोई पॉलिसी? लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इस वक्त आपके सामने है, क्या ऑपोजिशन समझती है उसके कोई जो है वो उसके लिए कोई सदेबाब हो सकते हैं, या वो कोई अपने तरफ से सजेशंस दे सकती है इस सारे मामले पर, या बस आप लोग सियासत में ही उलझे रहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसने यहाँ पे हुकूमत की है 3.5 साल और उनके रिजल्ट आपके सामने है। अब मेरे भाई ने भी फरमाया कि जो स्मॉग है वो एक कुदरती आफत है, ये हाथ में नहीं है। एक तो इनका शुक्रिया कि इन्होंने कम से कम ये तो कबूल किया कि पंजाब में एक कुदरती आफत आई हुई है, और जब ये कुदरती आफत आई है तो हमारी टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर वो एक जो है तफरीह ट्रिप पे लंदन चली गई हैं, अपने वालिद साहब के साथ घूम रही है। एक तरफ वो वहाँ की एनवायरनमेंट एंजॉय कर रही हैं, और जो एनवायरनमेंट की मिनिस्टर है उनको भी अपने साथ ले गई है। तो दूसरी तरफ पंजाब की 13 करोड़ आवाम, खासतौर पर बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना सांस ले पा रहे हैं। तो इन्होंने हमेशा पाकिस्तान में इन्होंने अशराफ की खासतौर पर नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की जो अशराफिया है, इन्होंने अपने लिए अलग से सिस्टम्स बनाए हुए। जब भी कोई तकलीफ होती है, अब सुना है कि मेरे नवाज साहिबा कहती है कि मेरे गले में तकलीफ है, अब कहती है कि हम जहाँ में हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की की, लेकिन जब गले में तकलीफ हुई है तो जाके लंदन पहुंच गई है। तो इनको पंजाब की या पाकिस्तान की, सब पूरे पाकिस्तान की आवाम से कोई नहीं है, इनके अपने मकासद है जो ये पूरे कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप शहबाज शरीफ साहब जाके फिर वो पहले कहते थे कि अब हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, अब हम कटोरा लेके नहीं जाएंगे। तो बाकू में वो क्या शुरू हो गई है कि हमें लोन भी नहीं चाहिए, कर्जा भी नहीं चाहिए, हमें तो बस इमदाद ही चाहिए, हमें तो बगैर किसी वापसी की शर्त के हमें पैसे दे। तो ये इनकी एक वो बेगिंग की आदत जो है भी अभी तक नहीं जारी। अब जब इकोनॉमी का आपने सवाल उठाया, तो अब इकोनॉमी की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कल ये सब तशवीश है, लेकिन आप लोग के पास प्लान है? आप अगर हुकूमत में आ जाते हैं, एक मिसाल है छोटी सी भाई, आपको हुकूमत मिल जाती है दोबारा, तो आपके पास कोई प्लान है? आपने सोच लिया है, या फिर से वही सब कुछ होगा जिसपे आपको क्रिटिसिज्म मिलता रहा 3.5 साल? जी देखें, हर वक्त के साथ, हर चीज के साथ डेवलपमेंट है। सपोज ऐसा पाकिस्तान में किसी वक्त में इंटरनेट नहीं था तो आज है, कल कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आज मौजूद है, बारिश की टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये करके सिर्फ स्मॉग ही मसला नहीं है, आपने एक और मसला भी उठाया ना, मैं एक बात करूँ तो फिर उसमें चला जाता हूँ। अब कल IMF का जो डेलीगेशन आया है उसने आके यहाँ पे रिव्यू किया है, और रिव्यू करने के बाद पाकिस्तान ने भी एडमिट कर लिया है कि वो अपने टैक्स कलेक्शन के टारगेट नहीं कर सका।
1 नवंबर को जो उन्होंने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ाई थी, वो इसके बावजूद बढ़ाई थी कि बैनुल-अक़वामी तौर पे जो कीमतें गिर रही कम थी, हुई हैं जी, बिल्कुल अब भी वो कीमतें बढ़ा रहे हैं। खाने के घी की कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ जजेस की तरफाएं बढ़ रही हैं, एमएनएस की बढ़ रही है, इनकी अयाशियां बढ़ रही हैं, ये सरकारी खर्चे पे घूम रहे हैं, इनको अवाम का कोई एहसास नहीं है। अमन व अमान के हवाले से ये मुल्क जो है 140 नंबर पे आ गया है 142 में से। बहुत ही बुरी रैंकिंग है जो पूरी सिग्नल दे रही है कि पाकिस्तान नॉट ए सेफ कंट्री। लेकिन इनको इन चीजों की क्यों परवाह होगी? जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिनके पैसे बाहर हैं, जिनकी दौलतें बाहर हैं, और जो बैनुल-अक़वामी तौर पर हमारे ओवरसीज जो पाकिस्तान बेचारे वो इनको रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो ये तो उनके पासपोर्ट बंद कर देते हैं, ये उनको पासपोर्ट ब्लॉक करते हैं, ये उन पर केसेस करते हैं, ये खत लिखते हैं कि पासपोर्ट जब्त किए जाए, और उनको जो है वो वोट का राइट देने के लिए भी ये तैयार नहीं होते। तो ये एक नाअहल हुकूमत है। पाकिस्तान इनको बात तो 1985 से आ रहे हैं, इनको ये सब आजमाए हुए हैं, और पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। हर सूरत में इनका जाना पाकिस्तान की तरक्की के लिए जरूरी होगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया कमर सलाम साहब आपका, नजमी आलम साहब आपका, लांचल मिल साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेजबानी से इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।